हेलो फ्रेंड, स्टडी विद टीजी पॉइंट में आपका फिर से स्वागत है। आज हम आपके सामने सामाजिक अध्ययन के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का ये एक सुंदर सा कलेक्शन लेकर आए हैं। आशा है आपको पसंद आएगा। हम इससे पहले 2 सेट्स लगभग कर चुके हैं। उसके बाद अब ये तीसरा सेट है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि नेक्स्ट जो भी वीडियो आती है उसकी नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम आपके पास पहुंचती रहे। आइए शुरुआत करते हैं आज के इन क्वेश्चंस की। ये सभी हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लिए हैं ताकि हमारी प्रैक्टिस कंटिन्यू होती रहे। आइए शुरुआत करते हैं आज की इन क्वेश्चंस की। फर्स्ट ऑफ ऑल, उद्योग के निम्नलिखित प्रकारों में से टोकरी बुनाई किसका एक उदाहरण है? उद्योग के जो ये प्रकार दिए हुए हैं इनमें से टोकरी बुनाई किस के अंतर्गत आता है? आपके ऑप्शंस हैं सहकारी क्षेत्र, लघु आकार, बृहत आकार या संयुक्त क्षेत्र। तो टोकरी बुनाई का जो काम होता है वो किसके अंतर्गत होता है? ये होता है लघु आकार के अंतर्गत। टोकरी बुनाई लघु आकार का यानी कि लघु उद्योग का एक उदाहरण होता है और जिसके अंतर्गत लगभग 5 से 10 व्यक्ति सीमित संख्या के द्वारा इस वस्तु का उत्पादन करते हैं, टोकरी का उत्पादन करते हैं। नेक्स्ट, कृष्णराज सागर बांध निम्नलिखित नदियों में से किस पर बनाया गया है? कृष्णराज सागर बांध के लिए ये पूछा है कि ये किस नदी पर बनाया गया है। ऑप्शंस है महानदी, गोदावरी, कावेरी या कृष्णा। तो कृष्णराज सागर बांध की अगर हम बात करते हैं तो ये है हमारा कावेरी नदी। ये कावेरी नदी पर बनाया गया है और इसका जो निर्माण हुआ था वो लगभग 1924 ईस्वी में किया गया था। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 3, विश्व में भारत का सबसे ऊंचा सड़क मार्ग निम्नलिखित में से कौन सा है? अगर हम सबसे ऊंचे सड़क मार्ग की बात करते हैं तो वो कौन सा है? शिलोंग सिलचर वाला, ईटानगर पासीघाट, मनाली लेह या उधमपुर श्रीनगर। तो ये हो जाएगा हमारा मनाली लेह। विश्व में भारत का सबसे ऊंचा सड़क मार्ग मनाली लेह राजमार्ग है। इसकी लंबाई लगभग, इसकी जो ऊंचाई है वो लगभग कितनी है? 4000 मीटर ऊंचाई पर है ये लगभग। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसके उत्पादों को काला सोना कहा गया है? काला सोना किसके लिए प्रयोग होता है? पेट्रोलियम, तांबा, कोयला या सोना। तो काला सोना जो कहा जाता है वो किसको कहा जाता है? हमारे देश में जो ऊर्जा का स्रोत होता है वो क्या होता है? कोयला। तो इसलिए लेकिन कोयले से देश के लगभग 67% ऊर्जा की पूर्ति होती है, जबकि पेट्रोलियम जो होता है उसे हम काले सोने के नाम से जानते हैं। जैसे कोयले के लिए कहते हैं कि काला है तो ये काला सोना होगा, लेकिन पेट्रोलियम ये काले सोने के रूप में जाना जाता है, इसे ही काला सोना कहा जाता है। और कोयला जो होता है वो देश में लगभग 67% ऊर्जा की पूर्ति करता है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का परमाणु ऊर्जा संयंत्र नहीं है? परमाणु ऊर्जा संयंत्र कौन सा नहीं है उसमें हमें बताना है। नरोरा, पोखरण, कलपक्कम या तारापुर। तो ये जो है इसमें जो हमारे आंसर्स हो जाएंगे, नरोरा जो है, नरोरा कहाँ पर है? ये तो हमारा यूपी में है, उत्तर प्रदेश में है। कलपक्कम की अगर हम बात करते हैं तो कलपक्कम कहाँ पे है? ये हमारा तमिलनाडु में है, तो तमिलनाडु की बात हो जाएगी ये। तारापुर की अगर हम बात करते हैं तो ये कहाँ पे है? महाराष्ट्र में है, ये महाराष्ट्र में हो जाएगा। अब बचा क्या है हमारे पास? ये होता है पोखरण, यानी कि जो हमारा आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा पोखरण। तो हम भारत का जो परमाणु ऊर्जा संयंत्र है वो नरोरा यूपी में है, कलपक्कम तमिलनाडु में है, तारापुर महाराष्ट्र में है। यानी कि पोखरण जो है ये राजस्थान का परमाणु परीक्षण स्थल है, जबकि ये परमाणु ऊर्जा संयंत्र के बारे में बात की गई है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन सी एक आकृति नदी के निक्षेपण कार्य का परिणाम है? इसमें से कौन सी एक आकृति ऐसी है जो कि निक्षेपण प्रक्रिया यानी नदी के विक्षेपण के फलस्वरूप जो बाढ़ उसके मैदान होते हैं उनका निर्माण होता है? तो उसमें कौन सी हो जाएंगी हमारी? चाल झील, जल प्रपात, बाढ़कृत मैदान या विसर्प। तो इसके लिए हो जाएगा हमारा बाढ़कृत मैदान।
जैसे नदी अपने साथ जो अवशेष लाती है बहाकर, उन अवशेषों को छोड़कर चली जाती है। अब उसके अवशेषों से बाढ़ युक्त मैदान का निर्माण होता है। इसे कछार का क्षेत्र भी कहते हैं, कछार क्षेत्र भी इसे कहा जाता है। तो इसमें पूछा है कि कौन सी एक आकृति ऐसी है जो नदी के निक्षेपण कार्य का परिणाम है, तो ये नदी के निक्षेपण कार्य, ये नदी जो अपने साथ बहा कर लेकर आती है उसे वहीं पर छोड़कर चली जाती है और उसके बाद बाढ़ग्रस्त मैदान का निर्माण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित जनजातीय समूह में से कौन सा मुख्य उत्तराखंड में संकेंद्रित है, कि इनमें से कौन सा ऐसा है जो जनजातीय समूह में ये जो जनजातीय समूह है इसमें से उत्तराखंड में कौन सा संकेंद्रित है। तो ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन है गोंड, भोटिया, मालाई रूलर या भील। तो यहाँ पर जो हमारा आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा भोटिया। भोटिया जो जनजातियां हैं, उत्तराखंड की जनजातियां हैं, उसमें कौन कौन सी होती है, भोटिया होती है, थारू, जौनसारी और बुक्सा। ये सब कहाँ की, उत्तराखंड की जनजाति हैं, भोटिया, थारू, जौनसारी और बुक्सा। और जबकि ये गोंड, मालाई रूलर और भील ये सब कहाँ की हैं, एमपी की हैं। तो ये मध्य प्रदेश यानी कि एमपी, गोंड और भील ये एमपी की जनजातियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, मनुष्य ने कुछ क्षेत्रों में लगभग 8000 वर्ष पहले गांव में रहना आरंभ किया था। निम्नलिखित में से वे क्षेत्र कौन से हैं? नर्मदा के आसपास के क्षेत्र, सुलेमान और गिरधर पहाड़ियां, गंगा और यमुना दोआब या ढक्कन या कोंकण। तो इसमें हो जाएगा हमारा आंसर बी, सुलेमान और गिरधर पहाड़ियां। इनकी खोज पुरातत्व द्वारा की गई थी, जो कि लगभग 8000 ईस्वी पूर्व निवास की स्थिति को दर्शाता है। नेक्स्ट, लक्षद्वीप द्वीप समूह में स्थित है, कहाँ पर स्थित है? हिंद महासागर में, बंगाल की खाड़ी में, अरब सागर में या दक्षिण चीन सागर में। तो लक्षद्वीप द्वीप समूह जो है ये हमारा कहाँ पर है, ये अरब सागर में स्थित है। लक्षद्वीप द्वीप समूह अरब सागर में स्थित है। इसमें द्वीपों की कुल संख्या जो है वो है लगभग 36 और केवल 10 द्वीप ही ऐसे हैं जिन पर मानव निवास करते हैं। 36 द्वीप ऐसे हैं जो कि टोटल नंबर्स हैं, टोटल 36 है द्वीप, और जिस पर मानव निवास करते हैं वो है 10, यानी कि 10 द्वीप ऐसे हैं जिन पर मानव निवास करते हैं। नेक्स्ट, कोलकाता बंदरगाह पर या में स्थित है, कहाँ पर स्थित है, कौन सी ये इसमें दिया हुआ है, गंगा सागर, हुगली नदी, बंगाल की खाड़ी या भगीरथी नदी। तो ये हो जाएगा कोलकाता बंदरगाह, ये हुगली नदी पर, हुगली नदी के तट पर स्थित है। मतलब हुगली नदी एक ऐसी है, उसके तट पर कोलकाता बंदरगाह स्थित है, जो कि कहाँ पे है, पश्चिम बंगाल में। ये है हमारा पश्चिम बंगाल। नेक्स्ट क्वेश्चन 11, भारत में उष्णकटिबंधीय वर्षावन पाए जाते हैं। उष्णकटिबंधीय वर्षावन भारत में कहाँ पाए जाते हैं? मध्य प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश में, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में या राजस्थान में। तो ये पाए जाते हैं अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में ये उष्णकटिबंधीय वर्षावन पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, लौटते मानसून के समय आर्द्र पवनें बहती हैं। जो आर्द्र पवनें बहती हैं वो लौटते मानसून के समय किस ओर बहती हैं? घाटी से मैदान की ओर बहती हैं, स्थल से समुद्र की ओर, समुद्र से स्थल की ओर या पठार से मैदान की ओर। तो ये किस ओर बहती हैं? ये बहती हैं स्थल से समुद्र की ओर, स्थल से समुद्र की ओर। इन्हें स्थलीय समीर भी कहा जाता है। नेक्स्ट, भारत की मानक देशांतर है, मानक देशांतर कितनी है भारत की? 82 डिग्री पूर्व देशांतर, 83 डिग्री 30 पूर्व देशांतर,
82 डिग्री 30 पूर्व देशांतर या 82 डिग्री 50 पूर्व देशांतर। तो ये हो जाएगी 82 डिग्री 30 पूर्व देशांतर। यह देशांतर रेखा किसके निकट से गुजरती है? ये इलाहाबाद के निकट से और नैनी से गुजरती है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कहाँ सभी अक्षांशों पर दोपहर का समय वर्ष में कम से कम एक बार सीधा ऊपर से चमकता है? तो ये कहाँ से चमकता है? कर्क रेखा और मकर रेखा के मध्य, आर्कटिक वृत्त और अंटार्कटिक वृत्त के मध्य, केवल कर्क रेखा और विषुवत वृत्त के मध्य, या केवल मकर रेखा और विषुवत वृत्त के मध्य? तो ये कर्क रेखा और मकर रेखा के मध्य। हमारा आंसर हो जाएगा कर्क रेखा और मकर रेखा के मध्य से गुजरती है। ये लगभग दोपहर को सूर्य वर्ष में कम से कम एक बार सीधा अवश्य दिखाई देता है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 15, जैव मंडल के विषय में सबसे उपयुक्त कथन है। जैव मंडल के विषय में जो सबसे उपयुक्त कथन है वो क्या है? भूमि, जलवायु, पौधे और पशु, पर्यावरण के विभिन्न परिमंडल, मनुष्य का तत्कालिक परिवेश, या पौधे और पशु जगत। तो जैव मंडल किसके अंतर्गत आते हैं? जैव मंडल में पृथ्वी के जिस भाग पर जीवन पाया जाता है वही जैव मंडल होता है। तो जीवन किस किस में है? पौधे और पशु जगत तो है ही, मनुष्य का तत्कालिक परिवेश भी नहीं होगा। भूमि, जल, वायु, पौधे और पशु, ये सभी जैव मंडल के प्रमुख घटक हैं। तो हमारा आंसर जो हो जाएगा भूमि, जलवायु, पौधे और पशु। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 16, अहमदाबाद सूती वस्त्र उद्योग का केंद्र है। निम्नलिखित में से कौन सा कारक अहमदाबाद में वस्त्र उद्योग के फलने फूलने के लिए उत्तरदायी है? ऑप्शन है हमारे भारत सरकार की औद्योगिक नीति, सस्ते दामों पर श्रम शक्ति की उपलब्धता, यह कपास की खेती वाले क्षेत्र के पास है, या ये तूतीकोरिन पतन तक पहुंचना आसान है। तो इसमें जो हमारा आंसर हो जाएगा कि ये कपास की खेती वाले क्षेत्र के पास है। अहमदाबाद जो सूती वस्त्र उद्योग है वो उसके वस्त्र उद्योग के फलने फूलने का कारण यही है कि यह कपास की खेती वाले क्षेत्र के पास है, मतलब ऐसे जगह पर जहाँ पर कपास ज़्यादा उगता है उसके पास है, इसीलिए अहमदाबाद में वस्त्र उद्योग अधिक फलदायी है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 17, पवन क्रियाएं छत्रक सेल बनाती हैं जो प्राय डैश में पाए जाते हैं। जो पवन क्रियाएं होती हैं वो छत्रक सेल बनाती हैं। छत्रक सेल जो कि रेगिस्तानी क्षेत्रों में बनती हैं। तो रेगिस्तानी क्षेत्रों में उस छत्रक सेल को जो बनाती है वो लगभग इसमें रेगिस्तान में, उष्णकटिबंधीय तटीय क्षेत्रों में, पहाड़ों में और पठारों में। तो जैसे ही मैंने बता ही दिया, ये छाते के आकार का बनता है। तो ये कहाँ पर बनता है? रेगिस्तान में। पवन क्रियाएं जो छत्रक सेल, छत्रक से ही हमें हिंट मिल जाता है, जैसे यहाँ पे छत्रक दिया हुआ है तो छत्रक से ही हिंट मिल जाता है छाते के आकार का। तो ये छाते के आकार का एक शैल बनाती हैं जो कि छत्रक शैल होता है, और ये रेगिस्तानी क्षेत्रों में बनाया जाता है पवन क्रियाओं के अपर्दन के कारण। नेक्स्ट, यदि अहमदाबाद 72 डिग्री 30 देशांतर में स्थित है तो अहमदाबाद का स्थानीय समय क्या होगा? यदि भारतीय मानक समय 8 बजे का प्रातः का समय होगा तो समय क्या होगा? 7:20 प्रातः का, 7 बजे का, 8:40 का, या 8 बजे का प्रातः। तो अगर हम बात करते हैं भारत की मानक समय की तो 82 डिग्री 30 पूर्वी देशांतर जो होती है, और अहमदाबाद की स्थिति होती है 72 डिग्री 30 पूर्वी देशांतर। मानक समय अगर हम लेते हैं तो दोनों में 82 और 72 यानी कि 10 डिग्री देशांतर का अंतर पड़ता है। 1 डिग्री देशांतर में कितने होते हैं? 1 डिग्री देशांतर में लगभग 4 मिनट का समय होता है। 4 मिनट का मतलब 4 × 10 अगर हम करते हैं तो ये 40 हमारे मिनट्स का हो जाएगा। ये हो जाएगा हमारा लगभग 40 मिनट्स का। अगर हम 40 मिनट्स की बात करते हैं तो भारत का मानक समय जो होगा और उसमें से देशांतर का अंतर हम माइनस कर देते हैं। भारत का मानक समय क्या होगा? भारत का मानक समय होगा हमारा, दिया हुआ है हमें भारत का मानक समय 8 बजे का। 8 बजे का भारत का मानक समय दिया हुआ है, उसमें से हमें माइनस क्या करना है? जो हमारा देशांतर समय आया है। देशांतर समय हमने निकाला है कि 82 डिग्री देशांतर होता है, उसमें 72 डिग्री अहमदाबाद का है, 10 डिग्री आया, और जो कि लगभग
1 डिग्री देशांतर में 4 मिनट का अंतर होता है। 1 डिग्री देशांतर जो होगा वो लगभग 4 मिनट के बराबर होगा। तो यहाँ पर 4 मिनट को 10 डिग्री देशांतर से अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आ जाएगा 40 मिनट का अंतर। तो 8:40 में 8 बजे में से अगर हम 40 मिनट को माइनस कर देते हैं तो ये हमारा टाइम आ जाएगा 7:20 जो कि मॉर्निंग का ही समय होगा। तो यहाँ पर जो हमारा ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा 7:20, 7:20 प्रातः का समय। नेक्स्ट, तंती, मोमेन और देवंग समुदाय डैश में लगे हुए थे। किसके? लकड़ी के काम में, चमड़े के काम में, बर्तन बनाने के काम में या बुनने के काम में। तो ये जो होता है ये बुनकर समुदाय होता है। इसका मुख्य व्यवसाय होता है कपड़ा बुनना। तो तंती, मोमेन और देवंग समुदाय जो होते हैं ये बुनने के काम में लगे हुए थे। तो ये होता है इनका बुनने का काम होता है, इनका मुख्य व्यवसाय ही कपड़ा बुनना होता है। तो ये बुनकर समुदाय है, ये बुनकर समुदाय के अंतर्गत आते हैं, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा बुनने के काम में। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 20, यदि जून में लंदन की सुबह 10 बजे हैं तो भारतीय मानक समय दोपहर में होगा। लंदन की अगर हम बात करते हैं तो लंदन के मानक समय और भारतीय मानक समय में लगभग 5 घंटा 30 मिनट का अंतर होता है। लंदन के मानक समय और भारतीय मानक समय में 5 घंटा 30 मिनट का। तो अगर हम बात करते हैं 5 घंटा 30 मिनट का समय होगा, और जो लंदन का भारत का मानक समय होगा वो लंदन के मानक समय से आगे होता है, मतलब लंदन का मानक समय पीछे चलता है। लंदन के मानक समय के आगे होने के कारण जो समय आएगा वो भी आगे का ही आएगा। उसने कहा है कि सुबह 10 बजे का समय है, तो भारतीय मानक दोपहर में कितना होगा। हम अगर यहाँ पे बात करते हैं तो 10 बजे के बाद इसमें 5:30 का समय और जोड़ देंगे, तो इसमें 10 बजे का समय और जुड़ जाएगा, जो कि हमारा हो जाएगा ये हो जाएगा 12 बजे तो 1 हो जाएगा और 2:30 यानी कि 3:30 हो जाएगा, यानी कि 3:30 का समय, जो कि किसका होगा, दोपहर का। तो ये अपराह्न का 3:30 का टाइम होगा। मैंने इसमें अपराह्न, हाँ ऊपर दोपहर दिखाया हुआ है हमने, तो ये जाएगा 3:30, 3:30 का समय। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित को मिलान कीजिए और सही विकल्प चुनिए। इसे मिलान करना है कृषि, उद्यान कृषि, मत्स्य पालन या द्राक्षा कृषि। तो अगर हम बात करते हैं कृषि की, ये किससे संबंधित है, उद्यान कृषि, मत्स्य पालन और द्राक्षा। द्राक्षा जैसे हमें पता ही है, द्राक्षा किसके लिए प्रयोग किया जाता है, द्राक्षा अंगूर, यानी कि ये अंगूर की खेती के लिए हो जाएगा। मत्स्य मछली होती है, मत्स्य पालन मछली के पालने के लिए हो जाएगा। उद्यान की अगर हम बात करते हैं तो ये किसके अंतर्गत आता है, फूल, फल और सब्जी, इसके अंतर्गत आएगा। और अगर हम कृषि की बात करते हैं तो कृषि में आ जाएगा फसल उगाना और खेती करना। तो ये थी हमारी मैचिंग्स, मैंने इसमें ऑप्शन नहीं डाल के मैचिंग डाली है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 22, भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून हवाएं किस दिशा की ओर चलती हैं। जो भारत में मानसून की हवाएं चलती हैं वो किस दिशा की ओर चलती हैं, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व, उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पश्चिम या उत्तर पश्चिम से दक्षिण पश्चिम। जो ये दिशाएं चलती हैं ये चलती हैं दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर। हमारा जो आंसर हो जाएगा दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर। ये समुद्री हवाएं जो चलती हैं ये दक्षिण पश्चिम से और स्थलीय क्षेत्र उत्तर पूर्व की ओर चलती हैं। नेक्स्ट, जब दिन और रात की अवधि बराबर होती है तो सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं। जब दिन और रात की अवधि बराबर होती हैं तो सूर्य की किरणें सीधी किस पर पड़ती हैं, उत्तरी ध्रुव पर, भूमध्य रेखा पर, दक्षिणी ध्रुव पर या कर्क रेखा पर। तो जब सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं तो ये किस पर, उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव तक इसमें एक समान जो पड़ता है सूर्य का प्रकाश। तो इसमें क्या होता है कि उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध उसमें दिन और रात तो बराबर होते हैं। ये स्थिति कब होती है, लगभग 21 मार्च और 23 सितंबर को उत्पन्न होती है। तो यहाँ पर जो हमारा आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा भूमध्य रेखा पर, यानी कि जो सूर्य की किरणें होती हैं वो दिन और रात की अवधि में जब बराबर पड़ती हैं तो वो भूमध्य रेखा पर पड़ती हैं, और तभी मतलब भूमध्य रेखा पर ये सीधी पड़ती हैं और तभी सूर्य का प्रकाश उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव पर एक समान पड़ता है। नेक्स्ट,
क्वेश्चन नंबर 24, नैनीताल झील को स्कंद पुराण में निम्न में से किस नाम से जाना गया है? नैनीताल झील को स्कंद पुराण की अगर हम बात करते हैं तो स्कंद पुराण में उसे क्या कहा गया है? सप्त ऋषि सरोवर, अगस्त ऋषि सरोवर या पंच ऋषि सरोवर? तो इसे नैनीताल झील को ऋषि सरोवर कहा जाता है, ऋषि सरोवर, क्योंकि ये झील 3 ऋषियों से संबंधित है। किससे? ऋषि अत्रि, ऋषि पुलत्स्य और ऋषि पुलाग। तो इसलिए इसे ऋषि सरोवर कहा जाता है। नैनीताल झील को स्कंद पुराण में ऋषि सरोवर के नाम से जाना जाता है क्योंकि ये 3 ऋषियों से संबंधित है, ऋषि अत्रि, ऋषि पुलस्त्य और ऋषि पुलाग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, निम्न में से कोंकणी किस प्रदेश की मुख्य भाषा है? कोंकणी किस प्रदेश से संबंधित है? केरल, मिजोरम, गोवा या अरुणाचल प्रदेश? तो ये हो जाएगी कोंकणी, हो जाएगी हमारी गोवा। गोवा की प्रमुख प्रादेशिक भाषा है और उसकी दूसरी भाषा क्या है? मराठी। नेक्स्ट, भारत की मानक समय रेखा है। भारत की जो मानक समय रेखा है वो क्या है? 82 डिग्री 30 पूर्वी देशांत, 97 डिग्री 25 पूर्वी देशांत, 68 डिग्री 7 पूर्वी देशांत या 76 डिग्री 5 पूर्वी देशांत? तो ये जो हमारा आंसर हो जाएगा, ये तो हम भी बात करके आए हैं, 82 डिग्री 30 पूर्वी देशांत भारत की मानक समय रेखा है। 82 डिग्री 30 पूर्वी देशांत और ये उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद जिले के नैनी से होकर गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, भारत में ब्रह्मपुत्र नाम से पुकारी जाने वाली नदी चीन में किस नाम से जानी जाती है? जो भारत में ब्रह्मपुत्र के नाम से पुकारी जाती है उसे चीन में किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन है हमारे सिंधु, अवांग, सांगपो या तांगपो। तो ये हो जाएगी सांगपो। ब्रह्मपुत्र को चीन में सांगपो के नाम से पुकारा जाता है, सांगपो के नाम से जाना जाता है, जबकि बांग्लादेश में इसे जमुना के नाम से और तिब्बत में यारलांग जांगपो के नाम से। तो ये थे हमारे ब्रह्मपुत्र के नाम जो कि अलग अलग जगह पर अलग अलग लिए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, सरदार सरोवर बांध बना है। सरदार सरोवर बांध कहाँ पर बना है? कावेरी नदी पर, कृष्णा नदी पर, महानदी पर या नर्मदा नदी पर? तो ये हो जाएगा नर्मदा नदी पर। सरदार सरोवर बांध जो कि बना है नर्मदा नदी पर, ये कहाँ पर है? गुजरात राज्य में स्थित है। यह बांध किसमें? बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना के अंतर्गत है, जो कि कहाँ पर है? मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र और गुजरात की संयुक्त परियोजना है, उसके अंतर्गत आता है। नेक्स्ट, रणजीत सागर बांध इस गांव के समीप है। रणजीत सागर बांध किस गांव के समीप है? नावडेरा, थेन, नाथपा या झाकरी? तो ये हो जाएगा थेन के समीप। आंसर हो जाएगा हमारा थेन। ये पंजाब राज्य में स्थित है, तो इसलिए थेन गांव के यह बांध जम्मू कश्मीर के थेन गांव के सबसे ज़्यादा नज़दीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30, भारत में सर्वाधिक ऊंचा अर्थफील्ड बांध है। जो अर्थफील्ड बांध की है वो सबसे ऊंचा कौन सा है? रणजीत सागर, भाखड़ा बांध, टिहरी या हीराकुंड? तो ये हो जाएगा हमारा रणजीत सागर बांध, जो कि कहाँ है? रणजीत सागर बांध ये पंजाब में स्थित है और पंजाब की पहाड़ियों पर स्थित है। तो सर्वाधिक ऊंचा अर्थफील्ड बांध जो होगा ये हमारा, ये होगा रणजीत सागर बांध। नेक्स्ट, ये थे हमारे आज तक के क्वेश्चंस। आशा है आपको पसंद आएंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि नेक्स्ट जो भी वीडियो आती है उसकी नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम आपके पास पहुंचती रहे। तब तक के लिए थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।